स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। इससे पहले एक लेक्चर हम लोग एंथ्रोपोलॉजी में देख चुके हैं और दूसरा लेक्चर छोटा सा था, जनजातीय समस्याओं को लेकर 1 पेज का था, उसको बताया था। आज हम लोग जो मेन लेक्चर देख रहे थे, उसमें आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने क्या-क्या बता रखा है, तो आपको याद होगा कि पहले लेक्चर में हमने क्या बताया है। पहले लेक्चर में आपको मानव विज्ञान के बारे में समझाया कि मानव विज्ञान होता क्या है। ठीक, मानव विज्ञान को समझाने के बाद हमने इसका उपयोगिता बताया कि क्या उपयोगिता है इसकी, या प्रासंगिकता बोलें तो वो। ठीक, फिर हमने इसका ऑब्जेक्टिव बताया कि क्या उद्देश्य है। फिर मानव विज्ञान का मैंने अन्य विषयों के साथ संबंध बताया। आप लोग को याद आ रहा होगा, अन्य विषय के साथ संबंध बताया। अन्य विषय के साथ संबंध में क्या क्या हमने बताया, तो एक तो बताया हमने कि प्राणी विज्ञान के साथ या जैविक प्राणी विज्ञान के साथ। ठीक, दूसरा बताया हमने भूविज्ञान के साथ। तीसरा हमने क्या बताया, तीसरा हमने बताया सामाजिक विज्ञान के साथ। और सामाजिक विज्ञान के ही बहुत सारे और विषय के साथ संबंध बताया, जैसे इतिहास के साथ। ठीक, मनोविज्ञान के साथ, मनोविज्ञान के साथ। उसके बाद हमने क्या बताया था, इसी में समाजशास्त्र भी बताया था। ठीक है, तो ये हमने सारे विषयों के बारे में लेके चर्चा किया था, एक एक लेके। और संबंध में बताया था, संबंध में बताया था कि अंतर संबंध बताना है। अंतर संबंध बताने के बाद हमें क्या अंतर बता देना है, तो अंतर संबंध हो जाएगा, क्लियर कट हो जाएगा। अब उसके आगे हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं मानव विज्ञान की 4 प्रमुख जो शाखाएं थी, ये शाखाएं हैं, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमारे अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। एंथ्रो एंथ्रो मेंटर एंथ्रो मेंटर ग्रुप के नाम से है, उसमें जुड़ जाइए। और वहाँ पे आपको ये लेक्चर दिया जाएगा। हमारे द्वारा एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है 1 जुलाई से प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है, जिसका डिटेल हमने टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है। अगर आप लोग इच्छुक होंगे एंथ्रोपोलॉजी हिंदी मीडियम से लेके ऑप्शनल, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पहला है, इसमें हमें करना है क्या, चर्चा करना है कि मानव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो हमने बताया कि मानव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं 4 हैं। कितनी हैं? 4 हैं। एक पांचवा बोला जाता है अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी या अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान बोलते हैं, या व्यवहारिक मानव विज्ञान बोलते हैं। तो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी ये शाखा नहीं मानते हैं, ब्रांच नहीं माना जाता इसको। ठीक, ये जो 4 ब्रांच हैं, इन्हीं का उपयोग बताया जाता है। तो इसको पांचवा लोग कितने थिंकर एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये पांचवा ब्रांच है, लेकिन नहीं, ये 4 जो मुख्य ब्रांच हैं, उन्हीं का अप्लाइड या अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक मानव विज्ञान में देखते हैं कि कैसे प्रयोग किया जा सकता है। तो जब भी बोला जाए कि प्रमुख शाखाएं कितनी हैं, तो 4 हैं। ये जो 4 प्रमुख शाखाएं हैं, ये मानव के अतीत अतीत एवं अतीत एवं वर्तमान के अध्ययन क्या करता है, वर्तमान का अध्ययन करता है। वो भी विस्तृत दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये 4 जो शाखाएं हैं, तो ये मानव की अतीत और वर्तमान का अध्ययन करता है और विस्तृत दृष्टिकोण प्रदान करता है, ये चारों शाखाएं। ठीक, तो 4 शाखाएं कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। पहला शाखा है शारीरिक एवं जैविक मानव विज्ञान। दूसरा क्या है? पुरातात्विक मानव विज्ञान। तीसरा कौन सा है? सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान। और चौथा बोलते हैं भाषाई मानव विज्ञान। ठीक है, तो ये 4 हैं। कौन कौन? शारीरिक एवं जैविक मानव विज्ञान, दूसरा पुरातात्विक मानव विज्ञान, तीसरा सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान, और चौथा है आपका भाषाई मानव विज्ञान। ठीक, ये जो मानव विज्ञान की चारों शाखाएं हैं, ये आपस में क्या है? अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे से क्या संबंध रखते हैं, ये क्या करते हैं? एक दूसरे से संबंध रखते हैं, अंतः संबंधित हैं। ठीक है, इन चारों के अलावा एक अन्य शाखा जिसको बोला जाता है व्यवहारिक या अनुप्रयुक्त अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, जिसको बताया था, उसको भी शाखा माना जाता है। ठीक है, लेकिन बेसिकली हमारा 4 ही, जब भी शाखा पूछा जाए तो 4 है। इन्हीं चारों का उपयोग बताया जाता है अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, आप चाहे जैसे भी रिप्रेजेंट करो,
ये चारों हमने दिखा दिया है, चारों शाखाएं हैं मानव विज्ञान के, ठीक है। और चारों एक दूसरे से क्या है, देखो ये आपका शारीरिक और जैविक मानव विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान से संबंध रखता है, फिर से भाषाई मानव विज्ञान से भी संबंध रखता है ये, और शारीरिक जैविक मानव विज्ञान पूरा तात्विक मानव विज्ञान से भी संबंध रखता है। तो हमने रिप्रेजेंट किया है ऐसे गंदे तरीके से, आप चाहो तो कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चारों एक दूसरे से संबंधित हैं, और फिर बताया है कि इन चारों का संबंध किससे है, अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान से है, इन चारों से संबंध है, ठीक है, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का। तो ये पांचवा माना जाता है, लेकिन बेसिकली है नहीं, इन्हीं का एप्लीकेशन है, ठीक। तो ये ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, एक एक शाखा के बारे में पढ़ते हैं, क्या उपयोगिता है। ये अक्सर क्वेश्चन हर साल देखने को मिल जाता है, एक क्वेश्चन तो पक्का है कि इन चारों में से कोई एक आ जाएगा, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं डिटेल में। पहला है शारीरिक एवं जैविक मानव विज्ञान। ये मानव विज्ञान जो पहला शारीरिक एवं जैविक मानव विज्ञान है, ये सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन, सबसे पहले इसी पे काम किया करना स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले इसी पे काम किया गया था। तो ये प्राचीनतम है और प्रथम शाखा है मानव विज्ञान का, पहली बात तो ये हो गया। और ये अगर देखें तो प्राकृतिक विज्ञान है, जो प्राकृतिक विज्ञान है उससे सबसे निकट संबंध रखता है, कौन, शारीरिक और जैविक मानव विज्ञान, ठीक। अब इसमें मानव के जैविकी शारीरिक विविधताओं, मानवीय विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। शारीरिक एवं जैविक मानव विज्ञान में मानव एक जैविक प्राणी है, तो जैविक प्राणी होने के नाते इसमें अध्ययन किया जाता है। शारीरिक विशेषताएं या विविधताएं पाई जाती हैं तो उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे एग्जांपल ले लें कि हमारा शरीर जो इंडियन है और जो अमेरिकन है या ब्रिटिश का शारीरिक संरचना दोनों में अंतर होगा। वो अंतर क्यों होगा, जब आगे डिप में जाते जाएंगे, इकोलॉजी से संबंध पढ़ेंगे तब बताया जाएगा। लेकिन शारीरिक संरचना दिखता है कि नहीं, डिफरेंट दिखता है दोनों में। तो ये शारीरिक विविधताओं का भी अध्ययन किया जाता है। मानव का विकास कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, एप से ह्यूमन कैसे आया, ये इसके बीच के क्रम को जानने का काम किसका है, शारीरिक एवं जैविक मानव विज्ञान का है, ठीक। अब नेक्स्ट में देखते हैं, जो ये ब्रांच है, इस ब्रांच में जानने की ये कोशिश किया जाता है कि आधुनिक मानव जिसकी जैविक की विविधता पाया जाता है, जो आधुनिक मानव हैं सब जगह विश्व में फैले हुए हैं, उनकी उनमें क्या होता है, जैविक की विविधता होता है, तो उसका अध्ययन करना। और विश्व के जो सभी मानवीय समूह हैं वो एक ही जाति के हैं, होमोसेपियंस के जात के हैं, लेकिन उनके शारीरिक लक्षण में क्या है, भिन्नता है। तो ये भिन्नता क्यों आई, इसका कारण जानने का मेन शाखा कौन सा है, यही शारीरिक एवं जैविक मानव विज्ञान है, ठीक। अगर देखें तो शारीरिक एवं जैविक मानव विज्ञान के उप शाखाएं भी हैं। तो उप शाखाओं में देखें तो पहला उप शाखा है पैलियो एंथ्रोपोलॉजी, जिसको बोलते हैं पूरा मानव विज्ञान। पूरा मानव विज्ञान में क्या हम लोग पढ़ते हैं, इसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, और जीवाश्मों का अध्ययन करके मानव के विकास को समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी फॉसिल मिलता है, ह्यूमन के स्केलेटन मिलते हैं, तो उसका उत्खनन किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है कि ये मानव का विकास कैसे हुआ था, ठीक है। तो चाहे जो भी क्रम आगे हम लोग जब फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी स्टार्ट करेंगे तो बताया जाएगा कि होमो सेपियंस की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ऑस्ट्रोपिथेकस से होमो हैबिलिस इरेक्टस, उसके बाद नियंदरथाल के बाद हमारा कौन आता है, होमो सेपियंस आते हैं। तो ये कैसे ओरिजिन हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ जीवाश्मों के आधार पर किया जाता है। तो उसको रखा जाता है जो शारीरिक एवं जैविक मानव विज्ञान का एक उप शाखा है, जिसका नाम है पूरा मानव विज्ञान, ठीक है, इसमें अध्ययन किया जाता है। दूसरा है नर बानर शास्त्र बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमेटोलॉजी। तो प्राइमेटोलॉजी में हम क्या अध्ययन करते हैं, तो जो भी प्राइमेट है, ह्यूमन भी प्राइमेट है, एप भी प्राइमेट है, ठीक है। तो जो भी प्राइमेट है उन प्राइमेट के शारीरिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, उनके शारीरिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है जो भी प्राइमेट है। और साथ ही साथ इसी में एप और ह्यूमन के शारीरिक लक्षणों की तुलना भी की जाती है, शारीरिक लक्षण जान के। तो प्राइमेटोलॉजी का दो एम है, एक तो प्राइमेट की पूरी जितनी प्राइमेट जाति हैं उनके पूरा शारीरिक लक्षण का अध्ययन करना, दूसरा क्या करना है कि एप और मानव का, कपी और मानव के बीच जो शारीरिक लक्षण है उनमें तुलना करना, ठीक। तो ये प्राइमेटोलॉजी का है, ये उप शाखा है
शारीरिक एवं जैविक मानव विज्ञान का। ठीक, नेक्स्ट उपशाखा है प्रजाति शास्त्र बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं रेसियोलॉजी। हमारे यहाँ आप लोग पढ़े होंगे, इतना तो आप तैयारी कर रहे हैं तो रेस पढ़े होंगे, प्रजाति। ह्यूमन प्रजाति में आप लोग मंगलोइड, मंगलोइड, ऑस्ट्रेलॉइड, और निग्रोइड, ठीक है, कॉकसॉइड, ये प्रजाति आप जानते हो। तो ये विभिन्न प्रकार की प्रजाति जो होते हैं विश्व में, उनकी शारीरिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है किसमें, प्रजाति शास्त्र में। ठीक है, और उनको अध्ययन करके, शारीरिक अध्ययन करके उनको प्रजाति श्रेणियों में क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। ठीक, जो हमने ये वर्गीकरण बताया है, ये शारीरिक लक्षणों के आधार पे वर्गीकृत किया गया है। तो प्रजाति शास्त्र का काम क्या है कि मानवीय समूह हैं, जिनके मानवीय समूह हैं, उनके शारीरिक लक्षणों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और फिर अध्ययन करके प्रजाति श्रेणियों में क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। ये प्रजाति शास्त्र का काम है। और नेक्स्ट है उपशाखा प्राइमेट व्यवहार शास्त्र बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं इथोलॉजी। क्या बोलते हैं, इथोलॉजी। तो प्राइमेट व्यवहार शास्त्र बोले या इथोलॉजी, ये भी आपका क्या शारीरिक एवं जैविक मानव विज्ञान की एक उपशाखा है। इसमें जो बानर होते हैं उनके सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है, जो मंकी होते हैं उनके सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और मानव के जो आद्य रूप है, अभी वर्तमान स्वरूप है, उसको जानने का प्रयास किया जाता है। क्यों, क्योंकि जानते हो कि मंकी से ही या एप से ही हमारा क्या है, ह्यूमन इवॉल्व हुआ है। तो हम क्या करेंगे, बानरों के सामाजिक जीवन का अध्ययन करेंगे, और उस अध्ययन के माध्यम से मानव के सामाजिक व्यवहार के जो अभी वर्तमान स्वरूप है उसको जानने की कोशिश करते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट उपशाखा है मानवमिति, जिसको बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्री। तो एंथ्रोपोमेट्री में देखेंगे तो इसमें क्या है कि इसमें जो जीवित मानव हैं, जो भी जीवित मानव हैं, उनके शारीरिक के विभिन्न अंगों का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। मानवमिति में जो जीवित मानव हैं उनके शरीर के विभिन्न अंगों का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। और इस मापन का उपयोग हम बहुत सारे व्यवहारिक जीवन में करते हैं। जो माप करते हैं, मापन करते हैं, जैसे सर का माप करें, हाथ का माप करें, पैर का माप करें, चेस्ट का माप करें, तो जो मापन करते हैं वो उसका उपयोग हम लोग व्यवहारिक जीवन में भी करते हैं। ठीक, तो व्यवहारिक जीवन में कैसे करते हैं, जैसे पोशाक उद्योग है, जब आप रेडीमेड कपड़ा लेने जाते हो तो आपके शरीर का नाप जो पहले लिया जा चुका है उसी के आधार पे साइज बनाया जाता है, एल साइज, स्मॉल साइज, एक्सेल साइज, ये सारे क्या है, पोशाक उद्योग में यूज किए जाते हैं। वैसे ही चर्म उद्योग में किया जाता है। जब जूता चप्पल लेने जाते हो तो आपके साइज का पहले से पैर का माप रहता है, तो उस साइज पे आपको 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, ये सब प्रोवाइड किया जाता है जूता का। ठीक है, वैसे ही खेल उद्योग में ग्लव्स वगैरह बनाया जाता है, तो खेल उद्योग में भी मानवमिति का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है त्वक रेखीय बोलते हैं, जिसको जो त्वचा होता है हाथ की, हर एक कहते हैं ना कि हर एक इंसान का फिंगरप्रिंट क्या होता है, अलग अलग होता है। फिंगरप्रिंट अलग अलग होना का अध्ययन किसमें किया जाता है, इसी त्वक रेखीय में किया जाता है। ठीक है, तो इसमें मानव के हथेली और तलवा के त्वचा के रेखा प्रारूप का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है कि कैसा कैसा रेखा होता है। दो इंसान की त्वचा का रेखा एक जैसा नहीं हो सकता है, हथेली या तलवा का। ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, अपराध शास्त्र में किया जाता है, जो फोरेंसिक साइंस है उसमें किया जाता है, अपराधियों के पहचानने में किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि आपका एक्सीडेंट हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया और पहचान नहीं हो रहा है, तो वो पहचान किया जा सकता है। क्यों, अभी जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट है, उस पे जैसे ही फिंगर लेंगे तो उसका सब कुछ क्लियर, उसका नाम, गांव, पता सब आ जाएगा, तो इसका पहचान भी किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट उपशाखा है मानव आनुवंशिकी। मानव आनुवंशिकी या ह्यूमन जेनेटिक्स जिसको बोलते हैं। इसमें क्या है, किसी भी समूह से उसकी भावी पीढ़ी में हस्तांतरित होने वाले, भावी पीढ़ी में हस्तांतरित होने वाले वंशानुगत या आनुवंशिकी लक्षणों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जैसे सपोज करो कि मैं बता दे रहा हूं कि एक हीमोफिलिया है, फीमेल है, हीमोफिलिया फीमेल क्या कर रहे हैं, मेल से शादी कर रहे थे, इसकी प्रोजनी नेक्स्ट जनरेशन ये हुआ। अगर मान लो मेल होता है तो वो हीमोफिलिक होगा,
कैसा होगा, हीमोफीलिया से ग्रसित होगा। तो भावी पीढ़ी के बारे में जानकारी हो गया कि नहीं, तो यही काम है मानव आनुवंशिकी का, ह्यूमन जेनेटिक्स का, कि भावी पीढ़ी में जो भी भावी पीढ़ी हो रहा है उसमें हस्तांतरित होने वाला जो भी आनुवंशिक लक्षण है उसका अध्ययन किया जाता है। और इसमें आनुवंशिक रोगों जो जेनेटिक डिजीज होते हैं उनकी डायग्नोसिस किया जाता है, अर्थात उसकी पहचान किया जाता है और उसका निराकरण भी किया जाता है इसमें। तो मानव आनुवंशिकी हो गया, ठीक। तो ये हमने देखा उपशाखाएं। अब आते हैं कि शारीरिक एवं जैविक मानव विज्ञान का व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। या प्रासंगिकता क्या है, रिलेवेंस क्या है। तो शारीरिक एवं जैविक मानव विज्ञान का व्यवहारिक जीवन में उपयोग या प्रासंगिकता जो ऊपर बताए हैं, जितने सब ब्रांच बताए हैं इसके, उसको उपयोग में बता दोगे सारी उपयोगिता हो जाएगा। जैसे हमने एक एक लाइन में लिखा है वो आप देख लो। तो इसका उपयोग मानव के कल्याण और विकास में किया जाता है। पहला, ये तो ऐसे भी लिख सकते हो, जो प्रजाति शास्त्र बताया था पीछे, उसमें प्रजाति का अध्ययन किया जाता है। तो जो प्रजातिवाद था, प्रजातिवाद क्या था, एक मिथक अवधारणा था, जिसमें आपको याद है कि ब्रिटिश बोलते थे कि हम गोरे हैं और हमें भगवान ने, गोरे हैं हमें भगवान ने भेजा है काले लोगों पे राज करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्रजातिवाद है, ठीक है। तो ऐसे अवधारणा को, मिथक को निराकरण करने में ये प्रजाति शास्त्र का उपयोग किया जा सकता है। क्या है इसमें कि कोई प्रजाति किसी प्रजाति से ना ही श्रेष्ठ है और ना ही बहुत बुद्धिमान है, जैसे ब्रिटिश वाले बोल रहे थे। तो ये प्रजातिवाद के मिथक के निराकरण में उपयोग किया जा सकता है। मानवीय आनुवंशिकी पढ़ा, एक उपशाखा है। छोटे में हम देख सकते हैं इसका बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है, अगर लिखोगे तो एक पेज में आएगा, लेकिन हमें हर एक डायमेंशन टच करना होता है। ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत सारी किताब में देखें कि एक ही डायमेंशन में लिख दिया गया है शारीरिक और जैविक मानव विज्ञान का उपयोगिता का, सिर्फ एक में नहीं हो सकता है। ये सारे डायमेंशन जितने आपने सब ब्रांचेज पढ़े हैं उन सब के बारे में आपको बताना होगा, और बताएंगे तभी आंसर मिलेगा, मार्क्स ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो मानवीय आनुवंशिकी के माध्यम से हम आनुवंशिक रोगों की क्या करते हैं, पहचान करते हैं और उसका क्या करते हैं, निराकरण करते हैं, ठीक। वैसे ही हम लोग एक सब ब्रांच पढ़े थे मानव मिति। तो मानव मिति के माध्यम से अनेक क्षेत्रों जैसे चर्म उद्योग, परिधान उद्योग, खेल उद्योग इत्यादि में लाभ पहुंचाया जा सकता है। तो मानव मिति का भी व्यवहारिक जीवन में उपयोग है। तो ये मानव मिति हो गया। नेक्स्ट हम लोग द्विरेखीय भी पढ़े हैं एक सब ब्रांच के रूप में। उपशाखा का उपयोग अपराध के नियंत्रण में किया जा सकता है, अपराधी के पहचान में किया जा सकता है, किसी की पहचान के लिए भी किया जा सकता है। तो ये पहचान में किया जा सकता है, ठीक है। वैसे ही पूरा मानव विज्ञान एक उपशाखा पढ़े हैं। तो इसका उपयोग मानवीय विकास को समझने में किया जाता है और आज भी किया जाता है। फिर एक ब्रांच पढ़े हैं प्राइमेटोलॉजी, ठीक। तो उसका उपयोग कहां करेंगे, तो प्राइमेटोलॉजी का उपयोग मानव और कपी से क्या करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करने में करेंगे, और साथ ही में कि विकास का क्रम कैसा रहा है, ह्यूमन का इवोल्यूशन, अगर एप से ह्यूमन गया तो विकास का क्रम कैसे रहा, ये क्रम जो भी स्टेज होगा उसका फाइंड आउट करना है। कौन करेगा, प्राइमेटोलॉजी करेगा। तो प्राइमेटोलॉजी ही ये इसका अध्ययन करेगा। दूसरा, शारीरिक संरचना का निर्धारण भी किया जाता है इसी में, कि शारीरिक संरचना कैसे है, तो सारे प्राइमेट का किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जा सकता है कि नहीं। तो हमने हर एक ब्रांच की उपयोगिता के साथ बता दिया। यहाँ पे एक चीज पे स्टिक नहीं रहना है, हमको हर एक ब्रांच को लेके चलना है, ठीक है। और तभी जाके हमें ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। अब दूसरा हम शाखा पढ़ने जा रहे हैं मानव विज्ञान का, वो है पुरातात्विक मानव विज्ञान, ठीक। तो पुरातात्विक मानव विज्ञान, पुरातात्विक का मतलब ये है कि फॉसिल एविडेंस जो होते हैं, फॉसिल्स एविडेंस पे काम करता है, ठीक है। तो पुरातात्विक मानव विज्ञान मानव के जो अतीत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन करता है। तो मानव के अतीत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन करता है कौन, पुरातात्विक मानव विज्ञान, ठीक है। पुरातात्विक मानव विज्ञान अतीत की संस्कृति के उद्भव एवं क्रमिक विकास का विश्लेषण करता है, कि अतीत में कैसा संस्कृति होगा, कैसा उद्भव हुआ होगा, कैसे संस्कृति का विकास हुआ होगा। जैसे आप ले लो पाषाण काल, ले लो पाषाण काल से जब आईबीसी तक आए तो आईबीसी तक कैसे चेंजेज हुआ संस्कृति में, तो संस्कृति का उद्भव कैसे हुआ, क्रमिक विकास हुआ, उसका विश्लेषण किससे किया जाता है, ये इसी से किया जाता है। और संस्कृति संस्कृति और समाज, संस्कृति और समाज एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, ठीक है।
जब संस्कृति, जहां समाज होगा वहां संस्कृति होगी, जहां संस्कृति हो गया वहां समाज होगा। तो यह अतीत की संस्कृति के उद्भव और क्रमिक विकास का विश्लेषण करता है पुरातात्विक मानव विज्ञान। पुरातात्विक मानव विज्ञान जो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं उसके आधार पे अतीत की संस्कृति के अभौतिक पक्षों को समझने का प्रयास करता है। अभौतिक पक्षों का मतलब कि उसका कोई, कहते हैं ना कि कोई मूर्ति नहीं है। अभौतिक मतलब इंग्लिश में याद नहीं आ रहा टर्म। अभौतिक पक्षों का मतलब ये होता है कि जो दिखाई ना दे हमको। जैसे अगर मान लो कि हम साक्ष्य में पेंटिंग पा रहे हैं और बड़े जानवर का पेंटिंग पा रहे हैं, ठीक, तो हम इसको भौतिक रूप में तो देख रहे हैं पेंटिंग, बड़े जानवर का पेंटिंग, लेकिन हम अभौतिक पक्ष का ये पता लगा रहे हैं कि इस बड़े जानवर से उस समय के लोग क्या हो रहे होंगे, डर रहे होंगे, इसीलिए इसको विकराल रूप में दिखाया गया है। तो ये हो गया अभौतिक पक्ष, समझ गए। तो अभौतिक पक्षों की जानकारी होती है पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे, और इसी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे हम संस्कृति का क्या करते हैं, पुनर्निर्माण करते हैं। तो अतीत की संस्कृति का पुनर्निर्माण किस पे किया जाता है, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे किया जाता है। इस बार 2021 में यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि संस्कृति के पुनर्निर्माण, ये संस्कृति नहीं बोला था, पुनर्निर्माण के लिए बात कहा था, सिर्फ पुनर्निर्माण करने की जरूरत है। तो आप देखो कि अतीत की संस्कृति का पुनर्निर्माण किस पे किया जाता है, इसी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे ही किया जाता है। अगर देखें तो पुरातात्विक मानव विज्ञान में काल और स्थान दोनों का महत्व होता है। तो पुरातात्विक मानव विज्ञान में काल और स्थान दोनों का महत्व होता है, ठीक है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं काल और स्थान का, जैसे कि मान लेते हैं कि अभी का काल हमारा क्या है, इंडिया का इस समय का जो हम लोग रह रहे हैं प्रेजेंट टाइम का वो काल है, ठीक है, और इंडिया स्थान हो गया ग्लोब पे, ठीक है, और वर्तमान समय हो गया। वही स्थान चेंज हो गया, यूएस हो गया, और काल इसी समय का रखा गया है। और इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो दोनों के कल्चर में क्या है, डिफरेंस आएगा। दोनों के कल्चर में और समाज में क्या होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है। तो कल्चर और समाज में डिफरेंस होगा, तो जब जानना होगा तो काल और स्थान के रेफरेंस में ही इसको समझा जा सकता है, ठीक है, इसलिए इसका महत्व है। नेक्स्ट अगर देखें तो पुरातात्विक मानव विज्ञान में यह अतीत की संस्कृति के संदर्भ में सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के निकट प्रतीत होता है। तो अतीत के संदर्भ में देखें तो अतीत के संदर्भ में हम क्या बना रहे हैं, संस्कृति के बारे में, संस्कृति कैसे विकास हुआ। अगर संस्कृति के विकास देख रहे हैं कि कैसे कैसे विकास हुआ, वो साक्ष्यों के आधार पर देख रहे हैं संस्कृति। तो जब संस्कृति के विकास देखेंगे तो समाज का भी विकास वैसे ही देखेंगे कि कैसे कैसे विकास हुआ। तो सामाजिक और सांस्कृतिक हो गया कि नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों देखते हैं। तो सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान में इन्हीं दोनों के बारे में बताया गया। तो इसलिए पुरातात्विक मानव विज्ञान क्या सामाजिक और सांस्कृतिक मानव विज्ञान के निकट प्रतीत होता है, ठीक है। अगर देखें तो वर्तमान समय के जो सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष हैं उनके अध्ययन में आधार प्रदान करता है। जो अतीत में हो चुका है, कैसे हुआ है, और अभी वर्तमान की स्थिति में संस्कृति कैसे चेंजेज हो गए, तो वो बताएगा कि हाँ भैया ऐसे ऐसे चेंजेज हुए होंगे, चाहे क्लाइमेट में हुआ होगा, चाहे समाज में हुआ होगा, ऐसे ऐसे चेंजेज हुए होंगे, तभी जाके वर्तमान समय में हमारी सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति ऐसी है। तो एक तो आधार प्रदान करता है किसी के बेस से। आइए कभी भी तुलना करना होता है तो एक रेफरेंस लेते हैं कि नहीं। और तो मान लो कि हम सबसे पसाड़ काल का रेफरेंस ले लें, पसाड़ काल की संस्कृति कैसी थी वो रेफरेंस ले लें और वर्तमान के समय में ले लें। तो अब तुलना कर रहे हैं, इसके रेफरेंस में कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, अतीत का आधार प्रदान करता है, ठीक है ना, अध्ययन में। और जो संस्कृति है उसकी क्रमिक विश्लेषण, क्रमिक विकास कैसे हुआ उसके विश्लेषण में मदद करता है पुरातात्विक मानव विज्ञान। तो हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि पुरातात्विक मानव विज्ञान का काम क्या है। अब इसकी उप शाखाएं देख लेते हैं। तो इसकी उप शाखा देखेंगे तो पहला है प्राक ऐतिहासिक पुरातात्विक मानव विज्ञान। तो प्राक ऐतिहासिक में क्या होता है, जिसमें हमें क्या कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता है, सिर्फ फॉसिल एविडेंसेस होते हैं, उसके आधार पे पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे बोला जाता है। कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राक बोलते हैं, ठीक। तो इस प्राक में क्या होगा कि यह मानव के सुदूर अतीत की संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। प्राक में सुदूर अतीत की
संस्कृति का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में पाषाण काल। ठीक। ऐतिहासिक पुरातात्विक मानव विज्ञान। ऐतिहासिक पुरातात्विक मानव विज्ञान में इसमें मानव के कुछ ही समय पूर्व नष्ट हुए संस्कृति का अध्ययन किया जाता है, ऐतिहासिक, जिसमें हम फॉसिल एविडेंस, जीवाश्म या पुरातात्विक साक्ष्य भी लेते हैं और लिखित साक्ष्य भी होता है। पुरातात्विक साक्ष्य भी होता है और लिखित साक्ष्य भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, वैदिक काल की संस्कृति को हमें समझना है तो इसमें हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलता है और साहित्यिक साक्ष्य भी मिलता है। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक पुरातात्विक मानव विज्ञान हो गया। पुरातात्विक मानव विज्ञान की एक और शाखा होता है जो इसको बोलते हैं शास्त्रीय पुरातात्विक मानव विज्ञान। शास्त्रीय मतलब क्लासिकल। ठीक है, क्लासिकल। तो क्लासिकल पुरातात्विक मानव विज्ञान में देखें तो मिस्र, रोमन और यूनान, यहाँ पे पढ़े होंगे कि प्राचीन सभ्यताएं थी। तो मिस्र और रोमन यूनान की प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन हम किसमें करते हैं, शास्त्रीय पुरातात्विक मानव विज्ञान में करते हैं। ठीक। एक और ब्रांच है जिसको बोलते हैं जल गर्भित पुरातात्विक मानव विज्ञान। तो जल के नीचे सतह पे कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, अवशेष प्राप्त होता है, उनका अन्वेषण किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, उत्खनन किया जाता है। तो इसको बोला जाता है, जो पानी के नीचे सतह पे साक्ष्यों को देखा जाता है उसी को बोला जाता है जलगर्भित पुरातात्विक मानव विज्ञान। ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, पुरातात्विक मानव विज्ञान का उप शाखाएं हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो पूछा जाता है ये भी कि पुरातात्विक मानव विज्ञान का व्यवहारिक उपयोग या प्रासंगिकता बताइए। तो व्यवहारिक उपयोग और प्रासंगिकता बताएं तो इसमें क्या है, पहला है कि अतीत की संस्कृति का अध्ययन कर वर्तमान की समस्याओं का क्या किया जा सकता है, निराकरण किया जा सकता है। अतीत की संस्कृति का अध्ययन करके हम वर्तमान की समस्याओं के निराकरण कर सकते हैं इसके द्वारा। दूसरा क्या है, निर्जातीय संघर्ष होते हैं उनका निराकरण इसके द्वारा किया जा सकता है। निर्जातीय समस्याओं का भी निराकरण किसके द्वारा किया जाता है, पुरातात्विक मानव विज्ञान के द्वारा ही किया जाता है। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि अतीत की संस्कृति का अध्ययन करके वर्तमान की समस्याओं को निराकरण कैसे किया जा सकता है। इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं, बस हमारा ये सोचने का है। मान लो कि दो देवता की पूजा करते हैं दो संप्रदाय, एक में है शिव देवता, शिव भगवान की पूजा किया जाता है, एक विष्णु का। और ये दोनों संप्रदाय क्या होते हैं, लड़ने लगते हैं कि हमारी प्राचीन से चली आ रही है प्रथा और हम शिव भगवान सबसे ज्यादा प्रबल हैं, दूसरा समुदाय बोल रहा है कि विष्णु भगवान सबसे प्रबल हैं और सबसे अच्छे हैं, और दोनों संप्रदाय क्या करने लग रहे हैं, लड़ने लग रहे हैं। ठीक है, अब दोनों संप्रदाय लड़ने जाए तो हम अतीत में चले जाएं। अतीत में हम आईबीसी नहीं जा रहे हैं, आईबीसी से पहले हम जाएंगे तो बोलेंगे पसाड़ काल में चले जाए। कहां चले गए, पसाड़ काल में। और पसाड़ काल में जाके निष्कर्ष निकाले कि देख भैया, पसाड़ काल में जब ह्यूमन आया था, पहली बार ह्यूमन की ओरिजिन हुआ था, ना शिव भगवान थे ना विष्णु भगवान थे। तो क्यों लड़ रहे हो, वहां पे तो प्रकृति की पूजा होती थी, प्रकृति की पूजा होती थी। तो प्रकृति की पूजा करो, ना शिव थे ना विष्णु थे, तो तुम कैसे साक्ष्य में बोल सकते हो कि हाँ शिव है या विष्णु भगवान आए हैं। ये मेरा बस एक कहने का तरीका है कि संस्कृत के अध्ययन करके उनकी समस्याओं का निराकरण, हम तो धार्मिक रूप से ले लिए, कल्चर में कुछ भी हो सकता है। ठीक, निर्जातीय संघर्ष में भी इसका समाधान किया जा सकता है। जो इथोलॉजिकल या इथनिक कॉन्फ्लिक्ट होता है, इथनिक कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, जब ये पता चल जाए कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय दो समुदाय हैं और इनको पता चल जाएगा कि हिंदू समुदाय को वरीयता ज्यादा दिया जा रहा है इंडिया में और मुस्लिम समुदाय को वरीयता क्या कम दिया जा रहा है, तो फिर यहाँ कन्फ्लिक्ट होना जरूर लाजमी है। या मुस्लिम समुदाय को क्या वरीयता ज्यादा दे रहे हैं, हिंदू समुदाय को कम दे रहे हैं, सरकार द्वारा दिया जा रहा है, तो निर्जातीय संघर्ष होना लाजमी है। तो इनका भी पास में जाके हम कॉन्फ्लिक्ट का निराकरण कर सकते हैं। कोई समस्या है, निर्जातीय समस्या है, उसका भी निराकरण कर सकते हैं। जो स्मारक हैं, महत्वपूर्ण स्थल हैं, उनके संरक्षण में भी क्या है, उपयोगी है। भाई आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का काम ही है क्या, संरक्षण देना, क्योंकि उस पर स्टडी होती रहती है, तो ये संरक्षण देने में भी काम करता है। तो इसका भी इंपॉर्टेंस है, रिलेवेंस है प्रेजेंट टाइम में।
संस्कृत के जो संस्कृति है, कल्चर है, उसके विकास को समझने एवं इससे जुड़ी समस्याओं के निराकरण में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो अभी इसके विकास को भी समझ सकते हैं, संस्कृति के विकास को समझने में भी इसका रिलेवेंस है और इससे जुड़ी हुई समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लें इस पे। एग्जाम्पल क्या है कि पूछा जाता है, जैसे टाइलर ने बोला था कि पहले आत्मा की पूजा हुआ, फिर प्रकृति की पूजा स्टार्ट हुआ, प्रकृति की पूजा के बाद हमारा क्या आया, टोटेम आया, और टोटेम के बाद हमारा क्या आने लगा, टोटेम के बाद हमारा बहुदेववाद आया सबसे पहले, उसके बाद एकेश्वरवाद आया। ये बताया कि टाइलर ने कि ऐसे उत्पत्ति हुई। तो संस्कृति के विकास में कैसे पहले बहुत देवी देवताओं की पूजा हो रही थी, अब एक संप्रदाय बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा न करके एक देवता की तरफ उन्मुख हो रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई समस्या आ जा रही है कि इसी में बोल रहे हैं आत्मा की, कहने लगे कि आत्मा और बहुदेववाद एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, अगर इसमें समस्या आ जाएगी तो किसको प्रायोरिटी दे, तो उसका निराकरण कौन कर सकता है, ये आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी कर सकता है। ठीक, आधुनिक समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं उसको हटाने में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है, जो हमने बताया। जैसे आज के समय में हम कहें कि जो फीमेल है, फीमेल को दबाया जा रहा है, या पैतृक 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 संपत्ति में इनको अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तो हम कुछ वैदिक काल की बात करेंगे कि भैया वैदिक काल में देखो ऐसा था कि फीमेल को पैतृक संपत्ति में भी अधिकार था। वो जैसे आज संसद में बहुत कम पार्टिसिपेट कर रही हैं महिलाएं, लेकिन उस समय अगर देखें तो समिति और विदत में इनका पार्टिसिपेशन क्या था, ज्यादा था। ठीक, विदुषी भी होती थी। तो ये जो बुराई अब वर्तमान समय में है उसको समझाया जा सकता है इसको बेस रख के कि भैया देखो हमारे जो प्राचीन था समय में ऐसा इतिहास रहा है, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने के कारण ऐसी स्थिति हो गई है, महिलाओं को कुचला जा रहा है। तो आप इस पूर्वाग्रह को हटाइए। तो ऐसे में जो बुराई है उनको हटाने में कौन मदद करेगा, यही करेगा। ठीक, तो ये हमने उपयोगिता बता दिया। तीसरा हमारा है क्या, सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान। सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान, यह मानव विज्ञान अगर देखें तो ये मानव विज्ञान की शाखा, जो शारीरिक और जैविक मानव विज्ञान था ना उसको प्रथम शाखा माना गया था, तो ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण शाखा है वह सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान। और इस पे ये चार जो शाखाएं हैं, आप अगर आपके पास अनसॉल्व होगा देख लो, हर साल पूछा जाता है। एक आध ही साल होगा जिसमें नहीं पूछा गया है, वरना इन चारों में से एक पूछ लिया जाता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के बारे में बताइए, क्या है बताइए, और इसके उपयोगिता, प्रेजेंट समय में इसके रिलेवेंस बताइए, प्रासंगिकता बताइए। 15 नंबर का होगा, ये हलवा क्वेश्चन होगा। तो आप अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो एंथ्रोपोलॉजी में अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखो, सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान यह विश्व के विभिन्न सामाजिक समसामयिक एवं वर्तमान संस्कृतियों और समाजों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। तो विश्व के विभिन्न समसामयिक एवं वर्तमान संस्कृतियों और समाज, नाम ही में है सामाजिक मतलब समाज। यूनिट देखें तो सांस्कृतिक में यूनिट क्या है, संस्कृति। तो समसामयिक देखें या वर्तमान देखें, दोनों के संस्कृति और समाज का तुलनात्मक क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है कि भैया उस समय पाषाण काल के समय में संस्कृति ऐसी थी, समाज ऐसा था। आईबीसी के समय संस्कृति ऐसी थी, समाज ऐसा था। वैदिक काल में संस्कृति ऐसी थी, समाज ऐसा था। ठीक है, इनका तुलनात्मक अध्ययन किसमें किया जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान में किया जाता है। ठीक, तुलनात्मक अध्ययन के अलावा ये संस्कृत और समाज में जो कल्चर है और सोसाइटी है उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसके परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, दशाएं कौन कौन सी थी उस समय, उसका अध्ययन कौन करता है, सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान करता है। तो संस्कृति और समाज में परिवर्तन हेतु उत्तरदायी कारकों और दशाओं का अध्ययन कौन करता है, सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान करता है। ठीक है,
यह जो सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान है, यह मानव के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है, अर्थात एक तरह से बोलें तो ये समग्र रूप से संस्कृति और समाज का क्या करता है, अध्ययन करता है समग्र रूप से। ठीक। नेक्स्ट है कि प्रारंभ में जब देखा जाए तो प्रारंभ में जो सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान है वो प्रायः गैर पाश्चात्य संस्कृति या सरल समाज का क्या करता था, अध्ययन करता था। सरल समाज, सरल समाज का मतलब प्राचीन समाज, प्राचीन समाज का ज्यादातर अध्ययन करता था, वहीं तक सीमित था प्रारंभ में। लेकिन आजकल के समय में देखा जाए तो सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान शहरी और पाश्चात्य समाज जो आधुनिक समाज है उसके संस्कृति का अध्ययन करता है, समाज का अध्ययन करता है। समझ रहे हो मेरी बात? कि प्रारंभ में बताओगे कि गैर पाश्चात्य संस्कृति और समाज के बारे में अध्ययन करता था, वहीं तक सीमित था प्रारंभ में। लेकिन जैसे जैसे डेवलप्ड होता गया सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान, वैसे उसके आयाम भी खुलते गए, डायमेंशन भी खुलता गया, व्यापक होता गया, और आधुनिक समाज या शहरी समाज पाश्चात्य समाज और संस्कृति का अध्ययन करने लगा ये। ठीक। नेक्स्ट अगर देखें तो सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान, ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, मानव विज्ञान होते हैं, उनको संस्कृति और समाज की बेहतर सोच प्रदान करते हैं। जो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट होंगे उनको संस्कृति, कल्चर या सोसाइटी के बारे में एक बेहतर सोच देती हैं। कौन? सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान अगर पढ़ लिए तो आपको संस्कृति और समाज के बारे में अच्छा ज्ञान होगा और बेहतर सोच होगा। आप दोनों संस्कृति का, कोई मान लो कि कोई भी कल्चर हो, दो कल्चर हो, तो इसमें ये नहीं कह सकते कि ये कल्चर बेटर है, दूसरा कल्चर खराब है। ये थिंकिंग आ जाती है समुदाय में। अगर बोलें तो अगर एग्जांपल ले लो, एसटी है और कोई बहुत एक क्लास का वर्ग का आदमी है, और जब भी ये जाता है कहीं तो एसटी समुदाय को देख के उसके कल्चर होता है, वो हो सकता है कि माटा माटा या चींटी होती हैं जो पेड़ों पे देखे होंगे, तो उसको पीस के खाते हैं। तो ये घिनाए, ये घिना रहे हैं, उसके कल्चर को तिरस्कार कर रहे हैं। लेकिन एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट होगा, वो इसके सापेक्ष में उसका कल्चर देखेगा, ना कि ये जो धनवान आदमी है, एक क्लास के हैं, उनके सापेक्ष में देखेगा। कहेगा भैया तुम अपनी जगह सही हो, ये अपनी जगह सही है। ठीक। तो एक बेहतर सोच प्रदान करता है मानव विज्ञानियों को। किसके बारे में? संस्कृति और समाज के बारे में। नेक्स्ट अगर देखें तो सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान क्षेत्र कार्य के दौरान विशिष्ट शोध रणनीति का उपयोग करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लो कि हम अंडमान और निकोबार में जाते हैं, तो वहाँ पे किसी जनजाति का हम अध्ययन करने लगते हैं। किसी ट्राइब को पकड़ लिया यहाँ के, या चलो उतना दूर ना जाओ, एमपी में ही पकड़ लो, जो तुम्हारी मर्जी वहाँ पकड़ लो, वहाँ के एसटी जनजाति का हम अध्ययन करना जा रहे हैं। होता क्या है कि इसमें क्षेत्र कार्य बोला जाता है। क्षेत्र का मतलब कि एक एलोकेटेड एरिया होता है, बहुत बृहद एरिया में नहीं जाया जाता है। मान लो कि आप रह रहे हो कहाँ पे, कोई छोटे से एरिया, बहुत छोटे से एरिया में कोई जनजाति रह रही है, तो वहां जाके आप रहने लगते हो, उसका लैंग्वेज सीखते हो, उसका बोल बच्चन सीखते हो, उसका कल्चर सीखते हो, और वहां जाके एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करने लगेगा? रहने लगेगा। और जब रहने लगेगा उसको बोलते हैं क्षेत्रकार। ठीक। और इस क्षेत्रकार में सहभागी अवलोकन बोला जाता है। विशिष्ट शोध रणनीति का उपयोग करता है, जिसे सहभागी अवलोकन। तो जब यहाँ के एसटी समुदाय के साथ आप रहने लगोगे तो वो सहभागी हो जाओगे। और अवलोकन का मतलब है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ऐसा है यहाँ के समुदाय को अगर मलेरिया होता है तो ये क्या करता है, माटा पेड़ से लाते हैं काट के, जो पीले कलर के चींटी होते हैं, पिंक कलर के, और जिसको मलेरिया होता है उसके शरीर पे क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं झुंड उनका। और जैसे ही छोड़ देते हैं तो वो काटते हैं, फुलाते हैं, जो भी शरीर का करते हैं वो तो करते हैं, लेकिन अगले ही दिन से मलेरिया ठीक हो जाता है। सोचिए कितना अच्छी टेक्निक है। तो यहां पे रहने से पता चला ना ये चीज कि ये ऐसा करता है। भाई यही माटा को पीस के भी खाते हैं चटनी की तरह। ठीक है। और
बहुत जनजातियों का ये बहुत अच्छा फेवरेट फूड है, पीस के खाते हैं। तो जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट वहां पे रहने लगा, वो भी खाया, पता किया, तो इसमें देखा कि प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा है और इसमें मिनरल रिच बहुत ज्यादा है जो हेल्दी रखता है। तो ये कंसेप्ट हुआ ना। तो सहभागी अवलोकन की संज्ञा दी जाती है। सहभागी अवलोकन के द्वारा ये सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान का में क्षेत्र कार्य किया जाता है, ठीक है। और इसमें प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है, संपर्क के द्वारा किसी समूह की संस्कृति का अध्ययन किया जाता है, जैसे बताया हमने, ठीक। अब एक और विवाद आता है, एक आता है कि जब शुरू में कि यूएस वाले महान, उसके बाद ब्रिटिश वाले भी और महान। ब्रिटिश यूएस वाले संस्कृति मानव विज्ञान पढ़ते हैं, सांस्कृतिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान वहां पे चलता है नाम से। जो हम लोग मानव सामाजिक सांस्कृतिक बोल रहे हैं, वहां पे यूएस में बोला जाता है सांस्कृतिक मानव विज्ञान। ब्रिटिश वाले बोलते हैं सामाजिक मानव विज्ञान। जो हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक बोलते हैं तो सामाजिक मानव विज्ञान बोलते हैं। अब ये दोनों अपना अलग अलग लाइन लेके चलते हैं, ये बोलते हैं सांस्कृतिक कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट और ये बोलते हैं सोशियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक। तो इन दोनों में अगर देखें तो इन दोनों में अलग अलग शब्द का तो प्रचलन है, लेकिन अगर थीम को समझो तो जो यूएस वाले हैं वो सांस्कृतिक मानव विज्ञान है, तो उनके केंद्र में संस्कृति होता है, कल्चर होता है उनके केंद्र में। और समाज को क्या करते हैं, समाज को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। समाज को क्या करते हैं, समझने के प्रयास करते हैं। वहीं ब्रिटिश वालों का देखें तो ब्रिटिश वालों के केंद्र में समाज होता है और वो किसको समझने के प्रयास करते हैं, संस्कृति को समझने के प्रयास करते हैं। है दोनों चीज, दोनों का विषय वस्तु एक ही है। यूएस वाले पहले कल्चर को पढ़ेंगे और फिर समाज की अवधारणा प्रतिपादित करेंगे या समाज को समझेंगे। वहीं ब्रिटिश वाले समाज को पहले पढ़ेंगे, समाज को समझेंगे और फिर उनसे कैसे कल्चर आया वो दिखाएंगे, ठीक है। अगर इंडिया की बात कहें तो पहले तो भैया स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश के अधीन काम करता था, तो पहले सामाजिक मानव विज्ञान बोला गया। फिर स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि ये अमेरिकियों के टच में आ गए, तो अमेरिकियों के टच में आ गए तो सांस्कृतिक मानव विज्ञान बोला गया। फिर ये भारत और इंटेलिजेंट है, बोला ये दोनों पागल हैं, एक ही चीज को लेके दूसरा है, तो इस हिस्सा को ही खत्म करो, सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान नाम दे दो। जो हम अव्वल है तुम अव्वल हो ऐसा कुछ नहीं, दोनों को नाम दे दिया सामाजिक सांस्कृतिक। तो अभी हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के नाम से पढ़ते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि सांस्कृतिक मानव विज्ञान या सामाजिक मानव विज्ञान कहाँ से क्या अवधारणा है, कैसे भारत में सामाजिक सांस्कृतिक आया। तो ये कहानी है सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान आने का भारत में, जबकि यूएस में सांस्कृतिक मानव विज्ञान पढ़ते हैं और ब्रिटेन में क्या, सामाजिक मानव विज्ञान। समझ गए होंगे हमारे ख्याल से, ठीक। अब आते हैं हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान का व्यवहारिक जीवन में उपयोग या प्रासंगिकता क्या क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा दिमाग में खोलोगे, ये याद करने की चीज ही नहीं है। अगर हमको बैठा दो, क्योंकि हम भी पढ़े हैं, आप ही लोग के स्टेज से गुजरे हैं, अगर पढ़ोगे सोचोगे तो अपने आप कलम लिखते जाएगा। इसको एंथ्रोपोलॉजी को फील करो, फील करो, सब कुछ होगा। तो जनजातीय समस्याओं का निराकरण और उनके विकास में हेल्प करता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एसटी समुदाय में लिटरेसी रेट बहुत कम है। अब कहानी लिखते हो आप लोग जीएस में कि लिटरेसी रेट क्यों कम है, तो ये बताओगे वहां पे कि स्कूल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिर वहां पे शिक्षक उपलब्ध नहीं है। ऐसे करके, ऐसे लिख करके लिखते जाओगे आप लोग कि बताओगे कि एसटी में लिटरेसी रेट क्यों कम है, महंगा है, फिर वहां पे गरीबी हालत है, यही बताओगे। लेकिन लेकिन एक एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट कैसे लिखेगा, उसको बताते हैं। पहला बोलेगा कि उनकी लैंग्वेज में सबसे बड़ी विपत्ति यही है कि उनके लैंग्वेज में जो स्थानीय भाषा है, उनका जो लैंग्वेज है स्थानीय भाषा में, वो मटेरियल उपलब्ध नहीं है। सबसे बड़ी बात, जब उनकी लैंग्वेज में नहीं होगा तो उनको एक हे दृष्टि से देखते हैं, किसी हिंदी या वो, या पढ़ते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है। तो भाई जब उनको पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा तो ड्रॉप आउट तो करेंगे, तो लिटरेसी रेट कम होगा कि नहीं होगा। तो एक एंथ्रोपोलॉजी वाला बच्चा यही सोचेगा कि लैंग्वेज में लोकल
लैंग्वेज ना होने के कारण ये होगा। तो जनजातीय समस्याओं का उनके कल्चर से रिलेटेड है, उनका भाषा कल्चर से रिलेटेड है, तो उनकी भाषा में टीचर आप तो लिख दिए कि शिक्षक का अभाव है, लेकिन आप एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट बच्चा बोलेगा कि शिक्षक का अभाव है, लेकिन शिक्षक का अभाव है, लेकिन एसटी समुदाय, एसटी शिक्षक उस लैंग्वेज में जो पढ़ाता है ना, जिस लैंग्वेज में वहां के समुदाय हैं, उस लैंग्वेज के शिक्षक की कमी है, ये बताओगे तो बड़ी बात है। तो इस तरह जनजाति की समस्याओं का निराकरण और इनके विकास का काम सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान द्वारा किया जाता है। निर्जातीय संघर्ष की समाधान में ये होता है। जनसंख्या नियंत्रण में ये बहुत उपयोगी है। जनसंख्या नियंत्रण में कल्चरल के हिसाब से, जैसे कल्चर है वहां पे, वहां उस हिसाब से प्रोत्साहित किया जाता है, हतोत्साहित किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इतर बोलते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ही है। क्या कर सकते हो, कहीं भी एग्जांपल लगा सकते हो, कुछ भी अपने मन से सोच के कर सकते हो। जैसे कि फैमिली प्लानिंग का, फैमिली प्लानिंग छोड़ दो, जनसंख्या नियंत्रण कानून आया, नीति आया था। तो उस नीति में ये किया गया था कि ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी या बेसोक्टोमी करने का। ट्यूबेक्टोमी मतलब वो यूट्रस फेलोपियन ट्यूब है उसको काट बांध देना कि फर्टिलाइजेशन ना हो। बेसेक्टोमी में मेल का क्या किया जाता था, बेसेक्टोमी काट लिया जाता था या उसको ब्लॉक कर दिया जाता है कि स्पर्म ना निकले। तो ये फ्लॉप रहा। अब हमारे यहाँ से एंथ्रोपोलॉजिस्ट जब इसका अध्ययन किए तो बोले कि उनकी कल्चरल में एक्सेप्टेंस ही नहीं है। जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, तो ये आप तो ला दिए, पॉलिसी तो ला दिए, लेकिन हमारा कल्चर इसका एक्सेप्ट ही नहीं करता है, ट्यूबेक्टोमी और बेसेक्टोमी का। भाई अगर आप ऐसे चीजों को लाओगे जो कल्चरल एक्सेप्ट नहीं होगा, तो वो कैसे जनसंख्या नियंत्रण होगा। तो इसीलिए फ्लॉप रहा एंथ्रोपोलॉजिस्ट। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग वे में ये बता रहे हैं। ठीक है। अंधविश्वासों एवं सामाजिक कुरीतियों को उन्मूलन में ये काम करता है। जैसे कि आज भी डैनकर, आपको याद होगा डैनकर, डैनकर पे झारखंड क्या लिया था, एक एक पारित किया था और मनाही किया था। आज भी गांव में चले जाओ तो तिराहे पे अगर तुमको कुछ रखा हुआ मिल जाए, कलश और ये सिंदूर या कुछ भी रखा है, तो पता चलेगा कि यहाँ कोई डैन का है। उसको लांगना नहीं, मन में आएगा लांगना नहीं तो कुछ हो जाएगा। जब आप पढ़ोगे ना एंथ्रोपोलॉजी में धर्म के बारे में, डैन आएगा, विचेस आएंगे, तो पता चलेगा क्या है। एक इंटरेस्टिंग कहानी यहीं पे बता देते हैं। एक मलेशियाई समुदाय है। उस समुदाय में, अब ये देखना पड़ेगा मलेशियाई है कि नहीं, लेकिन ये एक समुदाय है, वहां पे विचेस की पहचान की जाती है। जो डायन होती हैं उनकी पहचान किया जाता है। ठीक है। उनकी पीठ पे अगर काला तिल बड़ा सा निशान हो, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी के लैंग्वेज में कुछ और बोला जाता है, लेकिन आप जान जाओ कि उनके ऊपर अगर ये बर्थ मार्क है, तो वो पैदाइशी घोषित हो जाते हैं कि वे डायन हैं। अगर किसी को उस समुदाय में कुछ हो गया, बुरा घटना घट गया, तो सबसे पहले तो बेचारा यही मारा जाएगा। यहां तक अंधविश्वास है। हमारे भारत में भी अंधविश्वास है। जब एंथ्रोपोलॉजी आप पढ़ लोगे, यही सामाजिक सांस्कृतिक इतना इंटरेस्टिंग है कि आप अपने इर्द गिर्द जो चीजें हो रही हैं वो पहचान लोगे। जैसे कि आज भी बोला जाता है ना, कोई और छोर नहीं है। इतना फेथ होता है, इतना फेथ होता है कि आप उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। हमारे कल्चर में हो रहा है, वो चला आ रहा है, तो कल्चरल एडॉप्टेंस है। जैसे एक हम बताएं कि कर्मकांड में आप क्या करते हो, वही बकरे का बलि चढ़ाते हो और उस बलि से आपकी देवी प्रसन्न हो जाएंगी, ये मानते हो। एक समुदाय ये है। ठीक। दूसरा समुदाय यही मुस्लिम है और ये बकरीद मनाता है। तो बकरीद वाले को बोलते हो कि भैया ये जो है ये प्राणियों पे हिंसा है, हिंदू वाले बोलते हैं। अब वही जब मंदिर में, काली माता के मंदिर में जब बकरा का बलि चढ़ाते हैं, तब नहीं हिंसा होता है।
कहने का मतलब कि इतना अभी भी अंधविश्वास, इसको जब एंथ्रोपोलॉजी पढ़ोगे, आप किस समुदाय से रिलेटेड हो डजंट मैटर, उसका कोई औचित्य, आप इतना सहिष्णु हो जाओगे, इतना एक दूसरे को रिस्पेक्ट करोगे, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, आपके अंदर कूट कूट के अगर ये वाकई में एब्जॉर्ब कर लेते हो, तो कूट कूट के मानवता भरा रहेगा। आल्दो ये मानवता हानिकारक भी है आज के समय में भी है, फिर भी, लेकिन मेरी बात समझ रहे होंगे। तो अंधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों को उन्मूलन में एंथ्रोपोलॉजी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, सामाजिक सांस्कृतिक मनोविज्ञान का। ठीक, अगर भारत सरकार के द्वारा कोई नीति बनाया गया है, उसका मूल्यांकन कौन करेगा? एंथ्रोपोलॉजी, यही सामाजिक सांस्कृतिक मानवविज्ञानिक होते हैं, वो मूल्यांकन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताएं, सामुदायिक प्लान चला था या परियोजना चला था 1952 में, इसका फ्लॉप होने का अध्ययन कौन किया था? एस सी दुबे और विद्यार्थी ने अध्ययन किया था, एलपी विद्यार्थी ने। ठीक है, तो ये उसके मूल्यांकन करने में कि नीति असफलता क्यों हुई, असफल क्यों हुई। अगर नीति को सफल होना है, ये एम्फेसिस करके बोल रहे हैं, भारत सरकार को अपनी नीतियों को सफलता प्राप्त करना है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का हेल्प लेना पड़ेगा, चाहे कोई भी फील्ड हो। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी, चाहे एजुकेशन पॉलिसी बना रहे हो, चाहे हेल्थ पॉलिसी बना रहे हो, चाहे कोई भी पॉलिसी बना रहे हो, नीति बना रहे हो, उसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट का हेल्प लेना पड़ेगा आपको। तो नीतियों के निर्माण में भी हेल्प करते हैं। शिक्षा के स्तर में सुधार लाना है तो ये कर सकते हैं। हेल्थ में अगर सुधार लाना है, हेल्थ पॉलिसी बनाना है, तो ये कर सकते हैं। एसटी, एससी, ओबीसी के सामाजिक आर्थिक उत्थान करना है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का चाहिए। कितना लिखोगे, लेकिन बहुत सारे हैं, अब लिखो, बस सोचो, लिखो। तो कुछ रेडीमेड मटेरियल होना चाहिए जो दिल में बैठा हो, और उसके बाद आप जितना सोच के लिख सकते हो लिख लो। इसमें जब डिटेल में सेकेंड पेपर चलेंगे ना, तो यही सेकेंड पेपर में सब एसटी, एससी, ओबीसी के सामाजिक आर्थिक उत्थान में क्या सरकार कर रही है, एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से देखेंगे, नजरिए से देखेंगे, तो फिर और मजा आने वाला है। नेक्स्ट हमारा चौथा आखिरी शाखा है क्या? भाषाई मानव विज्ञान। ठीक है, भाषाई मानव विज्ञान में इसमें क्या अध्ययन किया जाता है? तो भाषा के उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, और इसका व्याकरणिक संरचना कैसे है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो इसकी ओरिजिन कैसे हुई, डेवलप कैसे किया, इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, इसका अध्ययन किया जाता है भाषा क्या, ठीक है ना, भाषाई मानव विज्ञान में। लेकिन यही अध्ययन तो भाषा विज्ञान भी करता है। क्वेश्चन तो उठेगा कि भाषा विज्ञान में जो लैंग्वेज साइंस है, लिंग्विस्टिक साइंस है, वो भी अध्ययन करता है, और भाषाई मानव विज्ञान भी यही अध्ययन करता है, तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है। अब देखो, भाषाई मानव विज्ञान भाषा और संस्कृत के संबंधों में अध्ययन करता है, जबकि भाषा मानव विज्ञान नहीं करता, भाषा विज्ञान नहीं करता। भाषाई मानव विज्ञान भाषा के साथ रिलेट किससे करता है? कल्चर से। ये भाषा का एक संस्कृत के अंग के रूप में अध्ययन करता है। ये कल्चर पढ़ते हो ना, कल्चरल में एक लैंग्वेज भी आ जाता है एस्पेक्ट। तो भाषा का जो अध्ययन करता है भाषाई मानव विज्ञान, वो संस्कृत के एक अंग के रूप में करता है, कल्चर के एक अंग के रूप में करता है। ठीक, इसीलिए डेल हाइम्स हैं, उन्होंने बोला कि भाषाई मानव विज्ञान भाषा का मानव वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन है। डेल हाइम्स ने क्या बोला? भाषाई मानव विज्ञान भाषा का मानव वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या है? अध्ययन है। जो भाषा है वो जैविकी सांस्कृतिक का प्रतिफल है। जो भाषा है, अगर भाषा देखोगे तो वो जैविक और सांस्कृतिक का क्या है? प्रतिफल है। आषाढ़ काल में अगर देखो तो वो लैंग्वेज नहीं था, वो कोई इशारे से बात करते थे। ठीक है, धीरे धीरे आ गया वैदिक काल में। आओ वैदिक काल में, तो वैदिक काल में हमारा लिखने के प्रथा आ गया, बोलने के सब कुछ होने लगा, आईबीसी में बल्कि था। तो जैविकी और सांस्कृतिक प्रतिफल है भाषा। अब जैविकी क्यों बोल रहे हैं? जैविकी के रूप में अगर देखें तो अमेरिकन, एक एग्जांपल ले रहे हैं, बड़ा सा यही रिपीट हो रहा है, लेकिन क्या करें, ये दिमाग में यही आ जाता है। अमेरिकन और इंडियन है,
और दोनों जैविक रूप से क्या है, डिफरेंट है, बायोलॉजिकल रूप से क्या है, डिफरेंट है, इंडिया वाले अमेरिका वाले, इनका कल्चर भी क्या है, डिफरेंट है। तो इनका लैंग्वेज, अमेरिकन का लैंग्वेज जो होगा इंग्लिश एसेंट होगा, और इंडिया में जो इंग्लिश बोलते हैं उनका अलग एसेंट होगा। तो जो भाषा जहां पे होगा, ये दोनों का जैविक और सांस्कृतिक का क्या होगा, प्रतिफल होगा। भाषा किसी समूह की सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जो भाषा होता है किसी समूह की सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे एग्जांपल ले लें, हमारे ही दोस्त आप हो और हम कहें कि भैया चल मंदिर चलते हैं, हमने मुंह खोल के बोला, अपने लैंग्वेज में बोला, तुझे समझ में आया, अगर समझ में आया तो हमारे साथ मंदिर चलेगा। मंदिर जाना एक कल्चरल एस्पेक्ट हो गया, और हम लोग के बीच में कम्युनिकेशन कैसा हुआ, हम लोग का जो लैंग्वेज है वो उससे हुआ। तो सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं कि नहीं लैंग्वेज। जैसे सांस्कृतिक में हमारा रीति रिवाज भी आ जाएगा। रीति रिवाज है, हम अपने पेरेंट की पूजा करते हैं, अपने पेरेंट को बहुत मानते हैं। अगर पेरेंट को दुख होता है तो हम कुछ भाषा के द्वारा ही व्यक्त कर पाते हैं, अभिव्यक्त कर पाते हैं। वही बात बता रहे हैं, नीचे देखो। भाषा चेतनाओं, भावनाओं और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की क्या है, अभिव्यक्ति है। चेतना की भी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, भावनाओं की भी अभिव्यक्ति कर सकते हो, ठीक है, सांस्कृतिक आवश्यकताओं की भी अभिव्यक्ति कर सकते हो भाषा के द्वारा। बहुत प्यार हो तो आई लव यू बोलोगे, ठीक है, और बहुत खराब एक्सपीरियंस है तो आई हेट यू बोलोगे। एक्सप्रेशन हो गया ना लैंग्वेज से, भाषा से। तो भाषा क्या है, भाषा संस्कृत का एक प्रतीक है, एक अंग है, ठीक। भाषाई मानव विज्ञान विभिन्न भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करता है। जो विभिन्न भाषाएं हैं, लैंग्वेज हैं, भारत में ही बहुत सारे लैंग्वेज हैं, 22 तो ऐसे हमारे संविधान में दिया है 8वां अनुसूची में। लेकिन अगर देखो तो 706 भाषा तो केवल एसटी बोलते हैं। तो वो भाषा का, विभिन्न भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन कौन करता है, भाषाई मानव विज्ञान करता है। और इसी के आधार पे अतीत में भाषाओं के बीच में संबंधों का जानने का प्रयास करता है। तो भाषा के आधार पे ही अतीत में जो हुआ है, अतीत में क्या हुआ है, कोई घटना हुई है, उसको जानने का प्रयास करता है कौन, भाषाई मानव विज्ञान, ठीक। भाषा संस्कृत की संप्रेषण के माध्यम है। तो कल ये तो हम लोग ऐसे भी हो गया, एक लैंग्वेज में बोल दिया कि भाषा ही संस्कृत को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेट करता है। कोई कुछ बोलता है कल्चरल एस्पेक्ट में, कोई भी बोलता है कि भाई ऐसा है, रोज तुम्हें अपने पापा का पैर छूना चाहिए, तो ये हो गया कि हाँ भैया पैर छूना चाहिए, कल्चरल है। तो वो कम्युनिकेट कौन कर रहा है, वही लैंग्वेज है ना। नहीं तो करते रहो, समझ में नहीं आएगा, अगला कहेगा पागल हो गए क्या, समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या आप उससे उम्मीद करोगे कि पैर छुएगा जाके। लेकिन अगर अपने लैंग्वेज है तो जाके छू, एक बार बोला पैर छुओगे। तो ये भाषा संस्कृत को क्या करता है, अस्थायित्व प्रदान करता है, ठीक है। सांस्कृतिक मानव शास्त्री के लिए भाषाई मानव विज्ञान का प्रशिक्षण आवश्यक है। क्यों, सांस्कृतिक मानव शास्त्री अगर देखें तो हमने बताया था ना कि कार्य करने जाते हैं, क्षेत्र कार्य करने जाते हैं। यहाँ पे एसटी समुदाय रह रहा है और कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी गया। ये एसटी समुदाय XYZ लैंग्वेज बोलता है। अगर आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो, ये लैंग्वेज नहीं जानते हो, तो उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। यहाँ से डाटा जो कलेक्ट करना था वो डाटा नहीं कलेक्ट कर पाओगे। जो आप सहभागी अवलोकन के माध्यम से देखना चाह रहे थे वो कुछ नहीं कर पाओगे। तो वहां के कल्चर तो करने गए हो पढ़ने, सांस्कृतिक मानव, तो वहां के कल्चर का अध्ययन करने गए हो, लेकिन आपको भाषा का नॉलेज नहीं है। वो कह रहा है कि आओ गले मिलो, और आपको लैंग्वेज में लगता है कि गोली मारो तो आप भागने लगोगे, ठीक। तो सांस्कृतिक मानव शास्त्री के लिए भाषाई मानव विज्ञान का प्रशिक्षण आवश्यक होता है इस मामले में। वही बताया कि बगैर स्थानीय भाषा के ज्ञान के किसी समूह की संस्कृति को समझा नहीं जा सकता। एक लैंग्वेज में बोल दिया। भाषाई मानव विज्ञान की भाषा के निम्नलिखित पक्ष हैं, या हम कहें कि उप शाखाएं हैं। तो एक है संरचनात्मक भाषाई मानव विज्ञान। तो संरचनात्मक भाषाई मानव विज्ञान में यह समसामयिक भाषाओं की संरचना में एक अंतर का अध्ययन करता है कि एक ही समय में, मान लो कि 1000 BC में, क्यों घूम फिर के वहीं आ रहे हैं, वैदिक काल में 1000 BC में इंडिया में, इस वक्त
इंडिया तो आ गया, लेकिन इस बार हम अलग करते हैं, आयरलैंड। ठीक है, इंडिया और आयरलैंड के 1000 बीसी में इंडिया और आयरलैंड के बीच में जो भाषा लैंग्वेज में के संरचना में अंतर है, वो कौन करेगा? संरचनात्मक भाषाई मानव विज्ञान करेगा। ठीक है, या एक ही समय में अगर देखें तो इंडिया कि साउथ और नॉर्थ की लैंग्वेज में अगर तुलनात्मक अध्ययन करना है, संरचनात्मक अध्ययन करना है भाषाओं का, तो वो कौन करेगा? संरचनात्मक भाषाई मानव विज्ञान करेगा। ठीक। नेक्स्ट है ऐतिहासिक भाषाई मानव विज्ञान। यह भाषा के उद्भव, विकास एवं परिवर्तन का अध्ययन करता है कि भाषा कैसे उद्भव हुआ, कैसे विकास हुआ और कैसे परिवर्तित हो रही है, तो वो ऐतिहासिक भाषाई मानव विज्ञान बोला जाता है। तुलनात्मक भाषाई मानव विज्ञान क्या होता है? तो इसमें विभिन्न जो भाषाएं हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और उनके बीच के संबंधों को जानने का प्रयास किया जाता है। तो एक तो तुलना किया जाता है दोनों में कि कौन कैसा है और इनके बीच में क्या संबंध है, वो देखने का प्रयास किया जाता है तुलनात्मक भाषाई मानव विज्ञान में। ठीक। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक भाषाई मानव विज्ञान। इसमें भाषा और संस्कृति के संबंधों का अध्ययन किया जाता है कि भाषा से कल्चर का कैसा रिलेशन है, उसका अध्ययन किया जाता है सामाजिक सांस्कृतिक भाषाई मानव विज्ञान में। इसमें यह जानने का प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार भाषा और संस्कृति परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भाषा और कल्चर हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देख चुके हैं, संस्कृति कैसे एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक। तो ये हमारा इनकी वो शाखाएं या पक्ष देख सकते हैं भाषाई मानव विज्ञान के। ठीक। अब आ जाते हैं इसके भाषाई मानव विज्ञान के व्यवहारिक उपयोग या प्रासंगिकता पे। तो किसी समूह के स्थानीय भाषा में पाठ्य पुस्तक एवं निर्देश का माध्यम विकसित कर शिक्षा की प्रगति में सक्षम है। तो हमने बताया था ना, एक एग्जाम्पल भी लिया था। तो स्थानीय लैंग्वेज में अगर हम क्या करते हैं, स्थानीय लैंग्वेज में पाठ्य पुस्तक या निर्देश दें तो शिक्षा वहां का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और पूर्व साक्षर जो समाज था, जो साक्षर नहीं था, उसमें शिक्षा का विकास ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट के माध्यम से हुआ था। जो मानव विज्ञानी थे उन्हीं के माध्यम से पूर्व साक्षर समाजों का शिक्षा में विकास किया गया, उसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो पूर्व साक्षर समाज में शिक्षा का विकास मानव विज्ञानियों के द्वारा ही किया गया था। ठीक। तो ये भी रिलेवेंस रखता है। नेक्स्ट है कि मानव वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो अशिक्षा के कारणों का पता लगाकर इसे दूर करने का उपाय सुझाया जा सकता है। तो किसी पे हम गए, कहीं पे स्टडी किए यहाँ पे, और पता चला कि वहाँ के उस लैंग्वेज में इंटरेस्टेड नहीं है जिस लैंग्वेज में बुक है, तो वहाँ का कारण पता चल गया, तो फिर हम उसके उपाय सुझाएंगे भैया कि लोकल उनकी भाषा में बुक पब्लिश करो। ठीक। किसी समूह के संस्कृति को समझने एवं उसके विकास के लिए भाषाई मानव विज्ञान उपयोगी है। तो किसी के कल्चर को समझना है, हमने एग्जाम्पल ही बताया था, क्षेत्रकार है वहां पे, अगर एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं जानता वहां का लैंग्वेज तो वो नहीं समझ सकता है। तो उसके संस्कृति को समझने और उसके विकास के लिए भाषाई मानव विज्ञान का क्या है? उपयोगी है यहाँ पे। ठीक। और इसके बिना कोई भी क्षेत्रकार संभव नहीं हो सकता है, तो इसका भी रिलेवेंस है। और उसी क्षेत्र कार्य से हमें डाटा मिलता है, जितनी पॉलिसीज बनाई जाती हैं इन्हीं डाटा के ऊपर पॉलिसीज बनाया जाता है, या कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसी नीति के सफलता के बारे में इन्हीं डाटा के आधार पे बोलता है, तो है तो रिलेवेंस इसका, क्षेत्र कार्य संभव नहीं हो सकता है। तो ये हमारा क्या है, बेसिकली हमने बता दिया चारों जो ब्रांच थे मानव विज्ञान के। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा। ये एक्शन एंथ्रोपोलॉजी इसके बाद था, क्योंकि पूछा भी गया था इस बार एक्शन एंथ्रोपोलॉजी और आपका अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में क्या अंतर है एग्जाम्पल के साथ में। जब एक्शन एंथ्रोपोलॉजी ही नहीं समझ में आएगा तो अप्लाइड वाला तो हमने बता दिया, चारों ब्रांच में ये जितना है अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आता है। अब एक्शन एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है इसको कभी नेक्स्ट टर्म में देख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।